हमारे साथ आज जुड़े हैं आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर की हमेशा हर वक्त कई बार विवादों में रहते हैं, बहुत मूवमेंट को लेके या कई बार अपनी स्टेटमेंट को लेकर। तो हम जहाँ पर काम करने के ढंग से लेकर, तो हम आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी से रविदास टीवी के लिए रूबरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका चंद्रशेखर जी थैंक्स, क्या गुड न्यूज़। तो सबसे पहला सवाल मेरा, बहुजन समाज के लोगों को दिन ब दिन 1000 दिन ब दिन हज़ारों टुकड़े हो रहे हैं, डेली संगठन बन रहे हैं। इसके नेता लोगों की सेहत तो अच्छी बन गई, लेकिन समाज की सेहत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। इसके पीछे कौन सी साजिश है? इसके पीछे कौन? ये मैं किसी दूसरे को दोष देने से बेहतर ये समझना चाहूँगा कि इसके लिए समाज ही दोषी है, क्योंकि समाज जो है इतने लंबे समय से चोर लुटेरे को देख रहा है और ये भी समझ रहा है कि वो चोर लुटेरे कुछ कर तो नहीं रहे, उनकी वोट को ठग ही रहे, लेकिन वो उन चोर लुटेरों से दूर होने की बजाय जो है आज भी उनके भरोसे पड़ा हुआ है। जो समाज किसी के भरोसे पड़ा रहता है, किसी के सहारे पड़ा रहता है, तो उसको वही मिलेगा जो सहारा देने वाला उसको देने वाला है। अगर इस समाज को अपनी तरक्की चाहिए तो इस तरक्की के रास्ते खोलने के लिए इसको खुद जो है आंदोलन की, मिशन की, मूवमेंट की कमान संभालनी पड़ेगी और जो अच्छे लोग हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। और नेता की बात तो आप कर रहे हैं, तो बहुत सारे टुकड़े बन रहे हैं, बहुत सारे संगठन बन रहे हैं। नेता तो रोज पैदा होते हैं। काशीराम साहब कहते थे, मैं तो जो है ललवे तैयार करता हूँ, मैं कच्चे मिट्टी के घड़े बनाता हूँ, उनको जो है रोज तोड़ता हूँ। तो नेता आते जाते रहते, समाज जिसको नेता मानता है वो समाज का नेता होता है। तो समाज अगर तैयार हो जाए, समाज जो है इस बात को समझ ले कि उनके लिए अच्छा कौन है, बुरा कौन है, तो मुझे लगता है कि ऐसी दुकानें जो हैं सारी बंद हो जाएंगी और जो वास्तविक काम करने वाले लोग हैं वो अपना काम जो है धरातल पर करते रहेंगे, जिससे कि समाज को बल मिलेगा। तो संगठन बनना बुरा नहीं है, सामाजिक काम करते हैं लोग, लेकिन राजनीतिक काम को करने के लिए समाज को एकजुट होने की जरूरत है और उसके लिए भीम आर्मी सामाजिक रूप से और आज़ाद समाज पार्टी राजनीतिक रूप से काम कर रही है और काम शुरू हो चुका है। आने वाले कल में अच्छे परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। क्या आपने भीम आर्मी का जो संगठन बनाया था वो बाउंस की ताज पर बनाया था? देखिए, भीम आर्मी का बेसिकली अगर मैं जिक्र भीम आर्मी का करूंगा तो भीम आर्मी का निर्माण एजुकेशन को लेके, शिक्षा का जो स्तर, जो शिक्षा का जो आधार जो है बिल्कुल उसकी बुनियादी उसको रूप से उसको खत्म किया जा रहा था, जैसे मिड डे मील और तमाम तरह की चीजें चला के, क्योंकि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो जिस तरह से सरकारी स्कूलों में शिक्षा को पूर्ण रूप से खत्म किया जा रहा था, तो उसके खिलाफ बुनियाद नींव को मजबूत करने के लिए तो छोटे छोटे एजुकेशन सेंटर भीम आर्मी ने खोले। लेकिन समय के साथ जो है कठिनाइयाँ बढ़ती गई, परेशानियां नई नई सामने आती गई। कभी किसी दलित को स्कूल में बच्चे को उसके साथ मारपीट कर दी गई, कभी उसको जो है उसने सुसाइड कर लिया, जैसे रोहित गोमिला का मामला हुआ, कभी टॉर्चर हुआ, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी मूछे रखने के नाम पे, कभी घोड़ी बैठने के नाम पे। तो जैसे जैसे परेशानियां बढ़ती गई और उन परेशानियों का हल ढूंढने के लिए हम लोग उसमें इन्वॉल्व होते रहे, तो वो सब भी जो है भीम आर्मी का हिस्सा बन गए। लेकिन बुनियादी रूप से जो भीम आर्मी का काम था वो था एजुकेशन सेंटर खोल के, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाया रास्ता। उन्होंने कहा कि शिक्षा सेनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज मस्ट, शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। और उनसे अलावा भी कई महापुरुषों ने, जैसे संत गाड़गे जी महाराज, बहुत सारे जो महागुरु नारायण स्वामी, बहुत सारे महापुरुषों ने कहा कि चाहे एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। तो उन्होंने ये भी कहा अगर आपके पास थाली नहीं है, थाली यानी कि बर्तन नहीं है रोटी रखने के लिए, तो हाथ पर रख के खा लो, लेकिन अपने बच्चे की शिक्षा को जो है उसको शिक्षित जरूर करो। तो वो एजुकेशन जो आगे बढ़ने का रास्ता है, क्योंकि ज्ञान से जो है ज्ञान से बल मिलता है, ज्ञान से बल मिलता है और बल से जो है शक्ति का निर्माण होता है, शक्ति से परिवर्तन होता है। तो ज्ञान बेहद जरूरी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी अगर भारत में कुछ परिवर्तन कर पाए तो उसके लिए वो विदेश में रहकर जो पढ़ के आए और वहां से जो वो ज्ञान लेके आए, उसी ज्ञान की बदौलत जो है उन्होंने भारत के लोगों को भी समझाया कि मानवता किसे कहते हैं। तो इसलिए भीम आर्मी का काम जो था वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे काम करना था। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ी, जो शोषण के और एट्रोसिटी के मामले होते हैं उसमें वो चुप रहते हैं,
तो वो जब हम नौजवान पीढ़ी नहीं देख पाते थे, बहन माता बहनों पर अत्याचार होता, रेप होते थे, हत्याएं होते, आज भी देख रहे होते। तो उनमें इन्वॉल्व होने से भीम आर्मी के काम जो है बहुत सारे बढ़ गए, और एक पूरा जो है जहां भी कहीं परेशानी होती तो वहां भीम आर्मी के लोगों को याद किया जाता। तो इसलिए आशावादी समाज है, जब कहीं भी कोई परेशानी होती तो किसी ना किसी को याद करता है। तो इसलिए जो है ठगने वाले तो बहुत, लेकिन काम करने वाले कम है। तो भीम आर्मी ने उस जगह पे अपना रोल अदा किया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि समाज का विश्वास जो है भीम आर्मी के प्रति मजबूत होता गया। और आज जो भीम आर्मी सभी फील्ड में काम कर रही है, उनका अपना राजनीतिक दल भी है, सामाजिक रूप से भी वो गरीब बच्चों की शादी कराते हैं, भारतीय संविधान की सुरक्षा करते हैं, कहीं भी कोई सरकार अधिकारों को उठाराघात करती है उसके लिए आंदोलन भी करते हैं। चाहे वो आपको याद, दिल्ली में गुरु घर तोड़ा गया तो उसके खिलाफ भी आंदोलन हुआ। तो जितने भी अब किसान आंदोलन, तो भीम आर्मी उसमें पार्टिसिपेट करती है। जब CNPR एनआरसी आंदोलन चलता है तो उसमें भी भीम आर्मी जाती है। तो जहाँ जहाँ बहुजन समाज के लोगों को परेशानी होती है, उनके हक अधिकार छीने जाते हैं, उनका अपमान होता है, उनके मान सम्मान का खिलवाड़ होता है, बहन बेटियों की इज्जत के साथ जो है धक्का किया जाता है, उनको परेशान किया, तो वहाँ भीम आर्मी फिर मान्यवर ने 70 बनने में सपना देखा था बाउंसर का, लेकिन उसको बनाते बनाते 6-7 वर्ष की बात 1978 में बनाया। उसके बाद 3-4 साल बाद DSO बनाया 82 में। उसके बाद फिर जाकर 84 में बसपा बनाई। कम से कम एक 14-15 साल का स्पेस। लेकिन आपने आज़ाद समाज पार्टी बनाने की थोड़ा जल्दबाजी की, क्या उसके पीछे क्या था? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि समाज में जब कोई लीडर तैयार होता है, जब समाज जब किसी लीडर को तैयार करता है तो उसकी पहचान बनाने में 10 साल लगभग लग जाते हैं। और जिस तरह का ये एक बड़ा समाज है, जिसको अगर हम बहुजन समाज करें, इसकी आबादी 85%, और अगर मैं बेसिक दलित समाज की बात करूं तो इसकी खुद की आबादी 30%। तो 30% आबादी कोई एक आदमी नहीं चला सकता है, उसके लिए हजारों लोगों की जरूरत है। जैसे 542 जो है लोकसभा की सीटें हैं, उनका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि भारत की आबादी के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो कोई आदमी पंजाब में जो है, यहाँ इतने CM बनाए गए हैं, इतने प्रदेशों में इतने CM बनाए गए हैं। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए, और वो लड़ाई जो है वो लड़ी जाए, और बुनियादी रूप से उन लोगों को न्याय मिले जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, उनके सभी मुद्दों पे सुनवाई हो। क्योंकि जब तक हम आप किसी को सुनेंगे नहीं तो उसका हल कैसे निकालेंगे। तो उन समस्याओं को सुनने के लिए कोई ज़्यादा लोग चाहिए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपने बताई कि मान्यवर साहब को इतना समय लगा, तो उस समय हम पे संसाधन भी बहुत कम थे, और उस समय इस तरह से लोग तैयार भी नहीं थे। अब तो मान्यवर काशीराम साहब के तैयार किए लाखों लोग हैं, जिनको अपमान करके या जो धक्का देके जो है, या उनको जो है उन पर आरोप लगा के निकाल दिया गया मूवमेंट से। अब तो हजारों लोग वही हैं। और पिछले 6 साल में मैं अगर आपको बताऊं कि 2010 से शुरू हुआ काम, जो भीम आर्मी बिना नाम से चला था, और 2014 में उसको भीम आर्मी का नाम दिया गया। और 2014 के बाद जैसे 78 में मान्यवर काशीराम साहब ने बामसेन बनाई, और 84 में बहुजन समाज पार्टी बनाई, उसी तरह से 2014 में जो भीम आर्मी बनी, तो 6 साल बाद 2020 में आज़ाद समाज पार्टी बनी। और आज़ाद समाज पार्टी अभी तो अपना कैडर ही तैयार कर रही है। यानी कि जैसे माननीय काशीराम साहब कहते थे कि भाई मैंने जो है नेता बनाने की फैक्ट्री लगाई, मशीन लगाई, यहाँ से लीडर्स तैयार हो गए। तो अब भीम आर्मी के नाम से पूरे देश के अंदर लीडर्स तैयार हुए हैं। आज़ाद समाज पार्टी के बैनर के तले नौजवान जो है राजनीति करना सीख रहे हैं। जो पुराने अनुभवी लोग हैं वो उनको गाइड कर रहे हैं, कैडर दे रहे हैं। तो काशीराम साहब के सच्चे अनुयायी होने के नाते मुझे ये लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी ने अभी पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में रिजल्ट दिया है, और आने वाले कल में क्योंकि ये राजनीतिक, अगर मैं राजनीतिक बात करूं तो राजनीति में नए पुराने से ज़्यादा जो है ना, उसके रिजल्ट पे काम किया जाता है कि वो रिजल्ट कैसा दे रहा है। जैसे बहुत सारी पार्टियां जो अभी 10 साल पहले आई है, लेकिन वो रिजल्ट अच्छा दे रही है। बहुत सारे पार्टियां, जैसे कांग्रेस की बात करूँ, वो 100 साल पुरानी है, लेकिन उसकी जो है पहले उनकी सरकार हो गई थी, तब उनकी सरकार नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है राजनीति में एक ही सिद्धांत है कि जीत। तो आज़ाद समाज पार्टी आने वाले कल में भीम आर्मी के द्वारा जो मेहनत की गई है वो संघर्ष से, और जो सीनियर लोग हैं जिनको निकाला गया था अपमानित करके आरोप लगा के, उनके अनुभव से एक कैडर तैयार करके आने वाले कल में माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर का जो बहुजन राज का सपना था उसको पूरा करेंगे। तैयारों में लाखों संगठन है हमारे बहुजन समाज की, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा तशद्दुद, टॉर्चर, जबरदस्ती हमारे साथ ही होता है, हमारी बहू बेटी के साथ ही। ऐसा देखिए,
इस पे एक बड़ी जो है, अगर हम रिसर्च करें तो ऐसा नहीं कि हमारी संगठन हजारों लाख हैं। हर समाज के हजारों की संख्या में आज संगठन है और हजारों की संख्या में उनकी पार्टियां भी हैं। और एक अगर हम जिस समाज के खिलाफ माननीय काशीराम साहब ने आंदोलन शुरू किया था, मनुवादी समाज के पास तो अपनी अपनी 2-3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि उनका काम आगे बढ़ रहा है, उन पे धक्का भी नहीं हो रहा है, उनका राज भी आ गया है। तो मुझे लगता है कि लंबे समय से जो समाज गुलाम रहा है, जो अधिकारों से वंचित रहा है, वो इस चीज को अभी राजनीतिक ताकत को नहीं समझ पाया है। और जिन लोगों ने शोषण किया, आज वो हमारे दलों से नेता बन के या हमारे ही हिस्से की जो है, जो राजनीतिक सत्ता हमें मिलनी चाहिए, उस हिस्से को जो है प्राप्त करके और अपना जो है पूरा जो सामाजिक उसकी जिम्मेदारी है वो उसको आरएसएस और बीजेपी के लिए अदा कर रहा है, जिसके कारण जो है हमारी पार्टी में आरएसएस और बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, उसका नुकसान जो है वो हमारे दलों को उठाना पड़ता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये शोषण तो आज का नहीं है, शोषण तो लंबे समय का है, बाबा साहब अम्बेडकर के समय भी था। हम तो पिछले 70 साल में जब से वोट का अधिकार मिला तो काफी बड़े पैमाने पे तैयार तो हुए और बड़े भी हैं। आज जो है जब कहीं धक्का होता है तो वहां उसके खिलाफ न्याय दिलाने के लिए आवाज भी उठती, जो पहले नहीं उठती थी। पहले आपको याद हो तो लक्ष्मणपुर बातें कांड कितना बड़ा कांड है, सामूहिक नरसंहार हो, 50,000 लोगों की जान गई। तो अब जो है ऐसे अगर मामले होते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होती है। तो इसका मतलब जो है समाज में जागरूकता तो आई। अब जरूरत है, और जिस पीड़ा को मैं भी महसूस करता हूँ, आप भी महसूस करते होंगे, कि इस दल में इस दलीय एकता को और मजबूत किया जाए और ये सभी संगठन जो है इस छत्र के नीचे आके काम करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए और मैं इस प्रयास में लगा हुआ हूँ और उम्मीद है कि सफल हूँ। ये सच्चाई है कि आपके साथ यूथ है, उत्तर प्रदेश से लेकर या पंजाब से लेकर यूथ, लेकिन यूथ बेरोजगार भी है, लेकिन उसके बावजूद तो आपको संगठन चलाने को, आजाद समाज पार्टी चलाने को फंडिंग कहाँ से? देखिए, यूथ बेरोजगार है, इसके लिए मैं दोषी नहीं, इसके लिए तो सरकारें दोषी है जिन्होंने उनको बेरोजगार रखा। हाँ, बात फंडिंग की कही तो जो मेहनत कश बहुजन समाज है वो रोटी भले ही कम खाए लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई जरूर करता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए सच्ची तमन्ना की जरूरत होती है, जिसको माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं। तो अभी तो जो समाज जो है हमें लोगों के रूप में यानी कि जनबल के रूप में समर्थन देता है, वही समाज जो है इस आंदोलन को चलाने के लिए हमें आर्थिक मदद यानी कि चंदे के रूप में वो भी हमें देता है, जिनके बदौलत जो है हम इस आंदोलन को चलाते हैं। और मैं तो उस गुरु का चेला हूँ, उस नेता का चेला हूँ जो एक वोट के साथ एक नोट की मांग करते थे और उन्होंने लिया भी, और जिन्होंने जब समय ये सब महसूस किया कि इस आंदोलन को चलाने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत है तो खुद को बेचना शुरू किया, जो अपने वजन के बराबर और फिर अपनी उम्र के बराबर जो है पैसे अपने कार्यकर्ताओं से लेते थे। तो ऐसे समाज को, जो आशावादी समाज जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, जो इस देश में तमाम तरह की गुलामी से पीड़ित है और अपने हक अधिकार चाहता है, सम्मान स्वाभिमान चाहता है, लड़ना चाहता है, इस देश को मजबूत करना चाहता है, अपने जो है हिस्से के अधिकार जो डकारे गए हैं, ठगे गए हैं, छीने गए हैं, उनको प्राप्त करना चाहता है। तो वो मदद भी करता है आर्थिक रूप से भी, वो वोट भी देता है, वो आपके साथ आंदोलन में भी खड़ा होता है। तो वो जो बहुसंख्यक समाज, अगर मैं काउंट करने पे आऊँ तो 85% बहुजन समाज की आबादी है, अगर उसका एक आधा हिस्सा भी मेरे साथ खड़ा है, यानी कि अगर 40-42% लोग मेरे साथ खड़े तो उनकी आबादी लगभग अगर मैं काउंट करूँगा तो वो बैठेगी 60 करोड़ के लगभग। अगर मैं एक दिन में उनसे मांग करूँ तो 60 करोड़ रुपए भी मैं तैयार कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये आंदोलन अभी सीमित संसाधनों पे चल रहा है तो मुझे जो है उनके मेहनत की कमाई को उनके परिवार से दूर करने के बजाय जो है उनको अपने काम करते रहना देना चाहिए और मुझे अपना काम जो है सीमित संसाधनों पे करते रहना चाहिए। जैसे जैसे मानव का मूवमेंट जोर पकड़ता गया, साथ एक ताकत बनते गए, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो 1978 से लेकर साहब को उस वक्त की तत्काल सरकारें, फ्रांस की सरकारें थी, कहाँ से ना उसको सीए का याद करा। तो लेकिन आपके ऊपर ऐसा किसी ने, ना बीजेपी ने ना कांग्रेस ने ऐसा कोई कभी आरोप नहीं लगाया, क्यों? तो ये तो इसके लिए तो अपनी दल बहुत है, जो एजेंट बताने के लिए, मेहनत कश लोगों को रखा रास्ता रोकने के लिए एजेंट बताने के लिए खड़े रहते हैं। देखिए, कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस को उस समय माननीय काशीराम साहब से, क्योंकि उस समय बहुजनों का कोई दल नहीं था, तो उनको राजनीतिक जो है उनको डर था, कल ये आदमी जिस वोट को हमने बेवकूफ बनाया हुआ है
थोड़ा सा लाभ देके उनकी बात करके उस वोट को तैयार करके अपने के साथ ले जाएगा और अपना राज स्थापित कर लेगा। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को आज मुझसे डर है कि जिन वोट को हमने गुमराह किया है जाति धर्म के नाम पे या अपने आप दल कह के, अपना दल कह के, मूवमेंट कह के, अगर ये समाज को इसने कैडर करके तैयार कर लिया तो कल ये अपने राज्य को स्थापित कर लेंगे। तो और जो चोरी या जो पिछले दरवाजे से बीजेपी का सहयोग हो रहा है वो बंद हो जाएगा। तो वो लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिस पे मेरे खिलाफ कुछ है वो उसको साबित करे या जनता के बीच में रखे। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि एक कहावत है कि जिसकी सफलता ना रोकी जा सके, जिसका सामना ना किया जा सके, उस पर आरोप लगाए जाते हैं। फिर वो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या भीम आर्मी हो, उसको जो है उसकी बुराई की जाती है, वही आज हो रहा है। तो जिस पे अगर मेरे खिलाफ कुछ है वो उसे प्रूफ करे। और बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे ऊपर जो 90 से ज़्यादा मुकदमे हैं जिनमें मुझे कभी भी सजा हो सकती है। और आज भी बीजेपी की सरकार जो है हाई कोर्ट गई है मेरी बेल कैंसिल कराने के लिए, तो वो मुझसे प्यार नहीं करती है। तो अगर समाज के लोग आँख खोल कर देखें और सच को देखने का प्रयास करें तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि आज के समय में कितने लोगों पे जो है बीजेपी के लोग मुकदमा कर रहे हैं और किन कारणों से कर रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत लड़ाई से बीजेपी के लोग मेरे ऊपर मुकदमा नहीं करते हैं, क्योंकि वो सीबीआई का डर मुझे नहीं दिखा सकते हैं, ना ईडी का दिखा सकते हैं, ना इनकम टैक्स का। तो वो मेरे ऊपर मुझे दबाने के लिए मुकदमे करते हैं। मुकदमों से मैं नहीं डरता क्योंकि मैं माननीय काशीराम साहब का सिपाही हूँ। तो जो अपना जीवन जिसने समाज के नाम, इस आंदोलन के नाम समर्पित किया, तो मुकदमों से क्या डरेगा। तो बीजेपी ने जो मुझे किया है वो आपके सामने है कि कोई किसी पे मुकदमे जो है शौक से तो नहीं लगाता। जितने मुकदमे पिछले 4 साल की जिंदगी में मेरी, और 2 साल से ज्यादा मैं जेल में रहा हूँ और खूब लाठियां मैंने खाई है, खूब तमाम तरह के अपमान, तमाम तरह की परेशानियां मैंने उठाई हैं। तो इतनी तो जो है मुझे लग रहा पूरे विपक्ष ने नहीं उठाई होगी जितने अकेले चंद्रशेखर ने उठाई। और जितने मुकदमे मेरे ऊपर हुए इतने तो पूरे विपक्ष के नहीं होंगे, उनके नेताओं के नहीं होंगे। आप चेक करके देख लीजिए। तो बीजेपी ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैं उनको सूद समेत वापस दूंगा समय आने पर, जिस दिन बहुजनों का राज आएगा। तो उन लोगों को जो इस अन्याय पे टिकी गैर बराबरी की व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, आरएसएस के लोगों से मैं उनका हिसाब साहब ने जैसे जो एम्प्लॉयज थे उनको जोड़ने का काम किया, उनसे फंडिंग भी होती थी, उनमें से कोई पॉलिसी मेकर भी थे। तो लेकिन आपके ऐसे क्या हो रहा है जहाँ आपके साथ किसको ऐसे मिला दी? देखिए, मिशन 78 काशीराम के नाम से, क्योंकि 78 में माननीय काशीराम साहब ने बामसेप बनाए और क्योंकि किन्हीं कारणों से आज बामसेप की छवि जो है और बहुत सारे बामसेप बन गई। तो जिस तरह की छवि जो है कुछ व्यक्तियों के कारण बामसेप की बनी है, उसको ध्यान में रखते हुए, मगर माननीय काशीराम साहब के सामाजिक आंदोलन और उनके जो है सिद्धांतों को ध्यान में रखते तो मिशन 78 काशीराम की घोषणा जो है आज़ाद समाज पार्टी बनाने से पहले मैंने की थी, जिसमें हजारों कर्मचारी आज जुड़ चुके हैं। और वो कर्मचारी जो है हमारी नीति और हमारे लिए जो है थिंक टैंक का काम करते हैं। वो जो अभी नहीं जुड़े हैं उनको धीरे धीरे जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह के झूठे मुकदमों का शिकार भी हमारे लोगों को बनाया जाता है, उसके लिए हमने जो है अपना अधिवक्ता मंच भी बनाया है, जिसमें हम हर जिले में 10 से ज़्यादा और 10 से 20 वकील जो है बहुजन समाज के SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो है वकील, उनको भी तैयार कर रहे हैं। उनका भी सेल जो हमने लीगल सेल अपना बनाया है। आने वाले कल में इन सब चीज़ों से निपटने के लिए हमारी तैयारी जो है वो जारी है। जैसे मान्यवर कम से कम 8 से 10 से 20 घंटे का भी कैटर लगाते थे या कैटर्स करते थे, आपकी पार्टी में कैटर्स कौन करता है? जो पुराने मान्यवर काशीराम साहब के साथ के जुड़े हुए लोग हैं, जिनको मान्यवर काशीराम साहब ने तैयार किया, जो किन्हीं कारणों से निराश होकर या उनके ऊपर आरोप लगा के हताश होकर वो घर बैठ गए, तो मैंने उनको बहुत सैकड़ों की संख्या में लोगों को तैयार किया। और मैं खुद कैडर, मैंने माननीय काशीराम से खुद 3 बार कैडर लिया है। मेरे साथ ऐसे बहुसंख्यक लोग हैं और जो जिन प्रदेशों में हमारा नया काम स्टार्ट हुआ है वहाँ से भी मैंने ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए एक मुहिम चलाई है कि वो जो मान्यवर काशीराम साहब के चेले हैं, जो मान्यवर काशीराम साहब के सिपाही, जिनको काशीराम साहब ने तैयार किया था कैडर देके, अगर उनको वो लोग जो है अपनी जिम्मेदारी समझते वापस मिशन में आकर नौजवानों को कैडर देने का काम करें, तो ये जो स्पीड है हमारी राजनीतिक रूप से ये दुगनी हो जाएगी। और इसके लिए मैंने बहुत सारे लोग तैयार किए। बहुत के रूप से हमारे कैडर जो है हर महीने होते हैं और उसी कैडर का परिणाम है कि जो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव था उसमें गरीब जनता ने, जैसे आपने कहा कि आजाद समाज पार्टी बीमार का यूथ है, लेकिन वोटर सिर्फ यूथ नहीं है। तो गरीब समाज जो है, शहरों में रहने वाला जो पैसे वाला आदमी है, उसकी अपेक्षा जो गांव में रहने वाला गरीब समाज, जिसमें महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं, उस बड़े समाज ने
आजाद समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर भरोसा दिखाया है, और उसी भरोसे की बदौलत जो है हमें और काम करने की हिम्मत मिली। और जिन लोगों ने हम पे भरोसा देके, क्योंकि वोट का अधिकार कोई छोटा अधिकार नहीं है, वोट एक बड़ी ताकत है, वोट एक बड़ी वैल्यू है, उसने वो अधिकार उन्होंने हमें दिया है। तो उस अधिकार की रक्षा के लिए हम लोग जो है और मेहनत से काम कर रहे हैं कि उस समाज को भी जो है कुछ वापस लौटा सकें, जो समाज जो है इतने लंबे समय से अपेक्षित है। अभी हाल ही में आपका स्टेटमेंट आया कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में बसपा के साथ को अलायंस किया जा सकता है। जी, अगर बसपा अलायंस के लिए तैयार नहीं होती या उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फिर आप किसके साथ जाएंगे, देश के या तो या कांग्रेस के साथ? मैं अपना काम करूंगा और मैं अपनी ताकत को इतना मजबूत करूंगा कि मुझे किसी के अलायंस की जरूरत ना पड़े। और अगर हमारी लीडरशिप ये कहेगी, हमारी कोर कमेटी बैठ के डिसीजन लेगी कि भाई हमें जाना चाहिए किसी के साथ, तो फिर उस पर जो है चर्चा होगी और सब लोगों की सहमति से उस पर निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस के लिए मैं अपनी स्थिति क्लियर पहले ही कर चुका हूँ कि कांग्रेस की कथनी करनी में फर्क है। जब आपने मेरा वो स्टेटमेंट सुना था तो ये भी शायद सुना होगा कि कांग्रेस की कथनी करनी में फर्क है। जहाँ उनकी सरकार होती है वहाँ दलितों पे अत्याचार होते हैं, मुसलमानों पे अत्याचार होते हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों पे अत्याचार होते हैं, उनके अधिकार छीने जाते हैं, वहाँ वो कुछ चुप रहती है। लेकिन जहाँ उनकी सरकार नहीं होती वहाँ वो जो है खुलकर मैदान में आके साबित करना चाहती है कि वो बहुजन हितैषी है, दलित हितैषी है। तो ऐसी कांग्रेस पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि जब तक वो अपनी नीति नहीं बदलते ऐसे लोगों से गठबंधन तो बहुत दूर की बात, उनसे तो वार्ता भी होनी जो है मुमकिन नहीं। लेकिन मैं समाज से भी जानना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि आजाद समाज पार्टी और बीएसपी में वोट का बंटवारा होगा, वो बीएसपी के लोगों से क्यों नहीं कहते, बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या क्यों जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि जिन लोगों के भरोसे वो इस समाज की जिम्मेदारी को छोड़ रही है, क्या वो इस लायक हैं कि वो इस समाज का भला कर सकें? क्या उन्होंने कोई आंदोलन किया है? क्या उनकी समाज के लिए कोई कुर्बानी है, या समाज में जाके उन्होंने कभी कोई लड़ाई लड़ी हो? तो मैं समझता हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि माननीय बहन जी को जो है उनके परिवार ने कैद कर रखा, वो किसी डर के कारण जो है अपने परिवार के कहे अनुसार कार्य करती है। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ उनके भाई और उनके भतीजे से ज्यादा योग्य जो है ना बहुजन समाज के कैडर के बहुत सारे लोग हैं बहुजन समाज पार्टी में, जिनको जिम्मेदारी दी जा सकती थी। लेकिन उन अयोग्य व्यक्तियों को जिम्मेदारी का देने का मतलब ये लगता है कि वो परिवार के हिसाब से जो है परिवार का ही ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। जबकि मेरे लिए और हम सब के लिए, बहुजन मूवमेंट के लोगों के लिए, जिनको काशीराम साहब ने तैयार किया, उनके लिए बहुजन समाज का हित जो है वो सर्वोपरि। मेरे लिए व्यक्ति विशेष नहीं है, व्यक्ति तो आता जाता रहता है, विचारधारा विशेष। जो लोग काशीराम साहब के साथ जुड़े थे वो काशीराम साहब की विचारधारा से जुड़े। देखिए, लोग तीन प्रकार से जुड़ते हैं। पहले घटनाओं से, जो तब तक जुड़े रहते हैं जब तक उस घटना का हल नहीं निकलता, और जब कोई घटना होती है तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, घटना जब खत्म हो जाती है तो लोग आपके साथ से चले जाते हैं। दूसरे लोग जुड़ते हैं नेताओं के साथ, जैसे कोई नेता आया उसके साथ उसके से जुड़े उसके समर्थक है, नेता चला गया तो लोग भी चले गए। लेकिन तीसरे लोग जो जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं विचार से, और जो विचार से जुड़ते हैं वो अस्थायी होते हैं, लंबे समय के लिए। तो माननीय काशीराम साहब ने विचार से लोगों को जोड़ा था। वो विचार जो है हमारे पास, उनके जो सिद्धांत थे उनमें से एक भी अगर बहुजन समाज पार्टी के पास हो तो आप हमें बता दीजिए। उन्होंने तो उनके नारे भी बदल दिए, ठीक है। तो मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मुझे बहुत काम है, मैं उस पर अपनी एनर्जी भी खराब नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं माननीय काशीराम साहब के सिद्धांतों से इधर से उधर नहीं हटूंगा। उस समय बड़ी दुश्मन जो है कांग्रेस थी, क्योंकि कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी। अभी बड़ी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, वो सत्ता में है। तो सबसे पहले भारत को सुरक्षित करने के लिए और भारत के संविधान को सुरक्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना जरूरी। बिहार में आपने वहाँ के विधानसभा चुनाव में आपने इलेक्शन किया, हेलीकॉप्टर में प्रचार किया, लेकिन वो हेलीकॉप्टर का जो मुद्दा था काफ़ी एक इशू बना। लेकिन जो हेलीकॉप्टर की पॉलिटिक्स है उसमें आपको कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान? देखिए, मेरे लिए वो सिर्फ और सिर्फ उस चुनावी समय में ज़्यादा रैलियाँ करने का और अपने लोगों तक पहुँच के अपनी बात रखने का मुद्दा था। क्योंकि बिहार एक बड़ा प्रदेश है और एक विधानसभा दूसरी विधानसभा में समय है और एक परमिशन का बहुत सारा मुद्दा। जो जिन साथियों के साथ मेरा गठबंधन था उनके हेलीकॉप्टर से मैंने कई सारी जो है यात्राएं की हैं, क्योंकि वो भी चाहते थे कि मैं उन क्षेत्रों में जाऊँ, वहाँ से जुड़ा हुआ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के वर्कर जो है हमारी पार्टी को वोट दें। हाँ, कुछ लोगों के पेट में दर्द जरूर हुआ है, जो खुद जो है महलों में रहते हैं उनके पेट में इस बात को लेकर दर्द हुआ है। लेकिन बहुजन समाज का एक बड़ा वर्ग खुश भी हुआ, उनको लगा है कि कोई ऐसा एक और नेता उनका तैयार हुआ जो हेलीकॉप्टर से घूम रहा है। और इसमें बुराई क्या, दलित खूब हेलीकॉप्टर में घूमे। मैं तो चाहता हूँ हर दलित के घर पर हेलीकॉप्टर हो, लेकिन इस पे दलितों को तकलीफ होने की बजाय उन लोगों को ज्यादा तकलीफ है इंटरनल, जो दलितों के स्वाभिमान सम्मान को नहीं देख पा रहे हैं। अगर एक दलित का बेटा हेलीकॉप्टर में बैठता है
मैं तो चाहता हूँ कि हमारी मूवमेंट इतनी हो, क्योंकि बीजेपी के लोग 100 हेलीकॉप्टर लेके चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो हम तो चाहते हैं आजाद समाज पार्टी देश की बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बने और उसके बाद हजारों हेलीकॉप्टर, उन हेलीकॉप्टर से वो रैलियां भी करें और अगर समय समय पर उनकी जरूरत हो तो उनसे जो है गरीब लोगों को मुसीबतों से निकालने का काम करें। तो ये कोई बड़ा काम नहीं, मुझे लगता है ये तो सवाल ही जो है कोई बेढंगा सवाल है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपने आप को मानवता का फॉलो बताते हैं, अनुयायी बताते हैं, लेकिन जब भी कहीं कोई ना कोई बाई इलेक्शन होता था, जैसे इलाहाबाद में या पूर्वी दिल्ली में या कुछ ऐसे, साहब खुद आकर लगते थे कहीं ना कहीं, मतलब अपने आप को उभारने, अपने समाज की बात रखने के लिए, और वो लड़ते भी था किसी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी या देश की जो मनी प्रमानी या जानी पहचानी हस्ती, जैसे जीवन भी हुआ या पी सिंह, ऐसे लोगों के साथ वो कंपटीशन करते रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक ऐसा लगता नहीं किया। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने, आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, मैं 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मैंने काशीराम साहब के जिस फॉलोअर्स की बात आपने की उसी को फॉलो करते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बनारस गया था। लेकिन जिनका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं और मैं भी जिक्र नहीं कर रहा हूँ, वो जो बहुजन समाज पार्टी की विरासत को संभालने वाले का नाम भी, उन्हीं हमारे नेता ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की थी कि अगर चंद्रशेखर वहाँ लड़ेंगे तो मोदी जी आराम से जीत जाएंगे, इसलिए जो है बीजेपी के लोगों ने इनको कहा है कि वो चुनाव लड़े। तो मैंने ये जनता के उसमें कि भाई मेरे वजह से मोदी ना जीत जाए, इसलिए मैंने विड्रॉ किया, जबकि मैंने काशीराम साहब के सिद्धांतों का पालन करते हुए वहाँ चुनाव लड़ना चाहा था। और मैंने ये भी चाहता कि हमारा पूरा कैडर लड़ के वहाँ आरएसएस के वजीर को यहाँ पर घेरने का काम करे, जिससे कि जैसे मान्यवर काशीराम साहब राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े और उन्होंने इस बात को चुनाव के बाद जो है अपने साथियों को समझाने का प्रयास किया था, क्योंकि लीडर्स की सारी चीजें जो है लोग नहीं समझते हैं, तमाम तरह के उनके जो है सवाल खड़े होते हैं। तो कैडर में उन्होंने इस बात को समझाया था कि मेरी वजह से कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान हुआ, कि जब मैं राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था तो राजीव गांधी किसी दूसरे के प्रचार में जाके अपनी ही राजनीतिक जमीन बचाने में लगा था। तो मैंने सोचा था हमारे कैडर ने कि जब हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो जब हमारा सारा कैडर वहां काम करेगा तो आरएसएस के ज्यादा लोग और नरेंद्र मोदी वहीं रहेंगे, क्योंकि आप देखो किसी भी चुनाव में जब चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव हो या लोकसभा के बाद जो प्रदेश के चुनाव हुए हो, मोदी जी सबसे ज्यादा रैलियां करते हैं, वहाँ के जो विधानसभा उम्मीदवार है उनसे ज्यादा रैलियां जो है प्रधानमंत्री करते हैं। तो मैंने चाहा था कि लोकसभा चुनाव में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार न बनाए तो मैं उनको वहाँ मजबूत टक्कर दूं, जिससे कि मोदी जी बाहर के क्षेत्र में जाने की बजाय बनारस में ज्यादा समय दें और उनकी वजह से जो वोट ट्रांसफर होने वाला है वो थोड़ा सा वोट जो बढ़ेगा अभी लोकसभा में वो ना बढ़े। लेकिन ये बसपा से जुड़ी हुई हमारे जो नेता उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए। तो मुझे फिर वो चुनाव, क्योंकि समाज हित में, क्योंकि मैं समाज से आता हूँ और समाज का हित मेरे लिए बोझ, तो मुझे छोड़ना पड़ा। मैंने उनसे कहा, मैंने उनसे अपील भी की थी कि आप लड़ लीजिए, क्योंकि मोदी जैसे जो आरएसएस और बीजेपी पार्टी का मुख्य चेहरा था उसके खिलाफ तो मजबूत आदमी तो लड़े। मैंने ये मांग जो है जो गठबंधन के दल थे उनसे भी की थी, लेकिन उन्होंने तो मजबूती दिखाई। लेकिन मैंने उनसे ये भी मांग की थी कि आप मुझे लड़ा दीजिए, अपने बैनर से सब लोग संयुक्त रूप से लड़ा दीजिए, मैं उसके रूप में लड़ूंगा। लेकिन मैं मोदी के खिलाफ लड़ना चाहता था, काशीराम साहब की उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते, लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिला। तो अब मेरा काम ये है कि उत्तर प्रदेश में मैं इस बार भी विधानसभा चुनाव जो है अगर पार्टी की कोर कमेटी तय करेगी तो लड़ूंगा, अदरवाइज नहीं लड़ूंगा और बाकी सब लोगों को लड़ाने का काम करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ कुछ बनने के लिए नहीं, बहुजन समाज की मूवमेंट को, उनकी उम्मीदों को दोबारा जिंदा करने के लिए काम करूँगा। उत्तर प्रदेश में कम से कम बसपा के 2.25 करोड़ वोट हैं, लेकिन बसपा का वोट इधर उधर जाने की गुंजाइश बहुत कम रहती है, लेकिन आप किस समाज के भरोसे में बैठे हुए को आपको वोट डालेंगे? हाँ, मैंने यही देखा कि 2007 में जिस बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी और बीजेपी का टिकट भी कोई लेना पसंद नहीं करता था, 2012 में उसी पार्टी के 88 वोट विधानसभा विधायक आए थे। फिर 2014 में उसी जिस वोट के आप बताते हैं उसी वोट के भरोसे उनके 0 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट आई थी। 2017 में उनके 18 विधायक जीते थे। 2019 में समाजवादी और आरएलडी से गठबंधन के बाद उनके 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते। तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि उनका वोटर जो है किस तरह से शिफ्ट हुआ, कहाँ का शिफ्ट हुआ है। उस वोटर को दोबारा से ही बहुजन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आजाद समाज पार्टी के वर्कर काम कर रहे हैं और मैं सिर्फ जो है उस समाज के भरोसे चुनाव लड़ने जा रहा हूं जो समाज 5 साल परेशानी में रहता है, लेकिन नेता उनके बीच में वोट मांगना जाता है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। लेकिन भीम आर्मी का कार्यकर्ता 24 घंटे 7 दिन और पूरे 5 साल
चुनाव खत्म होने के बाद से लेके और दोबारा चुनाव आने तक, यानी कि पूरे 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, काम करते हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए आंदोलन करते हैं। इसके उपहार, इसके एवज में उपहार के तौर पर सरकार उन पर मुकदमे लगाती है, उन पर लाठियाँ चलाती है, उनको जेल भेजती है, उनके खिलाफ शोषण करती है, उनको जो है तमाम तरह से फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करती है, उनके परिवारों को परेशान करती है। इसका भी सामना उनको करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी लड़ाई नहीं छोड़ रहे। तो उस समाज के भरोसे, जो समाज किसी की बकौती नहीं, ना ही किसी नेता की, ना ही किसी दल की, और ना ही किसी और किस्म के व्यक्ति की, तो मैं उस समाज के भरोसे लड़ रहा हूँ। उसी समाज ने मुझे यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी जो है वोट दिया है। ये सभी दल यही थे, तो उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे वोट दिया है। उसी समाज के भरोसे लड़ रहा हूँ, जिस समाज का बेटा हूँ, जिस समाज के लिए दिन रात लड़ता हूँ, अपनी बहनों के सम्मान के लिए, अपनी माओ के सम्मान के लिए, अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए, नौजवानों के अधिकारों के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए। उस समाज के भरोसे लड़ रहा हूँ और उसी समाज के भरोसे आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वही तो समाज मेरे साथ है। बहन जी ने तो कितनी बार कहा है, अगर आपको याद हो, कि ये आरएसएस के एजेंट हैं, ये चंदा लेते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं, बहुजन समाज लोग उनके साथ में, फिर भी भीम आर्मी की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। आप खुद जानते हैं कि आपने खुद कहा कि यूथ के लोग जो है मेरे साथ हैं, तो यूथ जो है 51% आबादी है। उस 51% यूथ के भरोसे लड़ रहा हूँ और उन अपनी माताओं बहनों के भरोसे लड़ रहा हूँ, जिनके सम्मान अधिकार के लड़ता हूँ, जो अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करते हैं। अभी हाल में आपके एक स्टेटमेंट आया जासूस पार्टी का सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में, लेकिन मनोज बोलता था कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ आपके पास हो तो दिखाइए, मुझे बताइए। तो जब मुझे मेरे पास इतना टर्म समय नहीं है कि गद्दारों के खिलाफ कुछ बात करूँ, ऐसा मेरे पास समय नहीं है। मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ, जब कोई आप जैसा योग्य व्यक्ति पूछता है तो कुछ कह देता हूँ। बाकी मेरे पे इतना समय नहीं कि मैं ऐसे लोगों पर जो है टिप्पणियाँ करूँ। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई, चेक करिए, अगर आपके दिमाग में कुछ हो तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट। तो अभी आप पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, लेकिन उसकी अपनी कितनी तैयारी आपकी अंदर? हाँ, उसी की तैयारी के लिए मैं पंजाब में हूँ, और यहाँ हमारी पार्टी का संगठन जो है प्रदेश लेवल का और जिला लेवल का खड़ा हो चुका है। अभी हम लोग जो है विधानसभा लेवल पे काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ ब्लॉक और सेक्टर और बूथ कमेटियाँ जो है बना रहे हैं। मुझे पता है कोई भी चुनाव लड़ने के लिए बूथ कमेटी होना बहुत जरूरी है। बूथ से चुनाव जीता जाता है, जो बूथ जीत के आएगा वो चुनाव भी जीतेगा। तो धरातल पे हमारा काम जारी है और मैं उसकी समीक्षा करने के लिए यहाँ था। आज हमारे संत हुए हैं श्रवण दास जी, उनकी 29वीं बरसी भी थी, तो उनको भी नमन करने के लिए आया था। और यहाँ की जो टीम है, अभी भी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो रात के 11 बज रहे हैं, शायद मुझे लगता है 11 बजे किसी पार्टी कोई नेता जो है किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहा होगा। तो आप समझिए कि इसका मतलब अभी भी हम लोग फील्ड में हैं, और ये भी जो है एक हमारा काम ही हो रहा है कि मुझ में अपनी बात रख रहा हूँ। उन बातों के जरिए जो है वो संदेश जो है रविदासिया टीवी के माध्यम से हमारे लोग सुनेंगे। तो हमारा काम पंजाब में तैयार है, यहाँ यूथ का बड़ा सपोर्ट है, और क्योंकि लंबे समय से यहाँ कोई बहुजन समाज का नहीं बना है, कभी बीजेपी आ जाती है, कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी अकाली आ जाती है, तो इस वजह से बहुजन समाज के लोगों में झटपटाहट है। उस झटपटाहट की वजह से उन्होंने पिछली बार आजाद समाज आम आदमी पार्टी को भी वोट दिया। अब जब हम उनके बीच में जाते हैं, उनसे अपनी बात रखते हैं, तो वो कहते हैं हम पे विकल्प नहीं था, अब आजाद समाज पार्टी आ गई है, अब हम आजाद समाज पार्टी को वोट देंगे और आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। तो आपकी पार्टी जो पंजाब में एक सीएम के तौर पर चेहरा देखा था, सिंगाराम सिंह 2 बार तय कर चुके के साथ, तो आज वो चेहरा गायब है, फिर किसको चेहरे के तौर पर सीएम? देखिए, वो भी उस समय यहाँ कार्यकर्ताओं की मांग थी, लेकिन उनके द्वारा सतगुरु रविदास जी महाराज पर टिप्पणी की गई। वो हमारे कुलगुरु हैं, मैंने जाति में जन्म लिया है, चमार जाति में, तो उनके अपने गुरुओं महापुरुषों का अपमान जो है करना वो ठीक नहीं है। इस वजह से जो है एक बार उनको इस बार के लिए वार्निंग की गई। दोबारा जब उन्होंने किया तो समाज का मतलब अपने गुरुओं महापुरुषों ध्यान के मान सम्मान ध्यान रखते हैं, उनको पार्टी से निकाला है। ठीक है, बात यह है कि ये जो सीएम का मामला है, जब आपका बहुमत आता है तो आपका विधानसभा दल जो है, विधायक दल जो है वो तय करता है कौन बनेगा। तो यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जो भी निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। मुझे पंजाब से चुनाव नहीं लड़ना। अगर मुझे पार्टी ने कहा कि मुझे पंजाब से चुनाव लड़ना है तो मैं भी यहाँ पे काम करूँगा। तो वो काम कर रहे हैं, जब उनका बहुमत आएगा, सीएम का जो चेहरा होगा वो सबको बताएगा, छिपा के तो नहीं रखा जाएगा सीएम को। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ बहुजन समाज जो है, जो जातियों में बटा समाज है, उस बहुजन समाज को हम लोग कैडर देके और साइकिल यात्रा करके और तमाम तरह से माननीय काशीराम साहब के दिखाए रास्ते सस्ते संसाधनों से एकजुट करने का प्रयास करेंगे और उसको राजनीतिक ताकत समझाने का प्रयास करेंगे। और आशा उम्मीद है कि वो अपने, जैसे माननीय काशीराम साहब कहते थे कि दूसरों को मेहनत से बेहतर होती है अपनी टूटी हुई झोंपड़ी,
तो वो अपने भोजन मूवमेंट में आना पसंद करेगा और आके जो है भोजन मूवमेंट को ताकतवर बनाएगा। द्वापर क्षेत्र में जितने भी उदासिया दलों के लोग रहते हैं, जिस सभी की एक डिमांड है जो आदमपुर का एक उसका हवाई अड्डा है, उसका जो नाम है सतगुरु रविदास महाराज के नाम पर रखा जाए, उसके बारे में आप? देखिए, मैं इस मांग का समर्थन करता हूँ, क्योंकि वो एयरपोर्ट जो है, ये मामला मेरे भी संज्ञान में जो है आ जाए कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम जो है सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर रखा जाए। तो पंजाब तो में तो इतना बड़ा जो है ये मक्का है चमारों का, डेरा सच्चन बल्ला और तमाम तरह के हमारे यहाँ डेरे हमारे जो है यहाँ महापुरुष रहते हैं। तो वो जगह जालंधर जो है उसमें जो आदमपुर ये एयरपोर्ट है, इसका नाम सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ, मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि जब केंद्र ने मंजूरी दे दी है, जैसे मुझे जो है बताया गया, तो उसके हिसाब से उनको मंजूरी देकर इसको बनाना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मैं पार्टी लीडरशिप से कहूँगा कि 15 दिन जो है वो कल प्रेस रिलीज करके जो है इस बात के लिए मुख्यमंत्री को कहें, अगर 15 दिन में नहीं करते तो मुख्यमंत्री का घेराव करें। हम जिंदा कौम है, अपने अधिकार लेना जानते हैं, मुख्यमंत्री ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो मैं पार्टी लीडरशिप से कहूँगा कि वो इस पर आंदोलन खड़ा करें। बेसिकली एक और चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं मांगने वाला नहीं, देने वाला समाज बनाना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ बहुजन समाज के लोग इकट्ठे होकर जो है ना अपनी सरकार ही बना लें। तो चाहे सारे एयरपोर्ट के नाम जो है सतगुरु रविदास जी महाराज या भगवान वाल्मीकि महाराज या गुरु नानक देव संत कबीर के नाम पर रख दें, या और जो हमारे गुरु महापुरुष हुए संत जो हुए उनके नाम पर रख दें। तो यहाँ कॉलेजों के नाम बाबा साहब या किसी और के नाम पर रख दें। लेकिन वो कब तक जो है दूसरों से मांगते रहेंगे? मांगने वाला हमेशा जो है वो कभी शासक जमात नहीं बनता। तो मैं तो चाहता हूँ, माननीय काशीराम साहब ऐसा चाहते थे कि बहुजन समाज शासक जमात बने। मैं उसके लिए ही उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये प्रयास सफल भी हो। आप जब भी पंजाब आते हैं तो जितने हमारे विरासती धर्म के डेरे हैं उस पर आपका आना जाना लगा रहता है, क्या इसको 2022 की राजनीति की तरफ देखेंगे? हाँ, अगर अपने गुरुओं महापुरुषों को नमन करना राजनीति होती है तो आप सब चीज़ों से देखें। लेकिन जिस कौम में पैदा हुए हैं उस कौम के गुरुओं महापुरुषों को नमन करना और वहाँ जाकर जो है अपने संकल्प को दोहराना और उस पर आगे बढ़ना, क्योंकि कुछ भी आसानी से नहीं मिल रहा है। पानी पीने का अधिकार भी है, उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सत्याग्रह के लाठियाँ खाई। तो यहाँ तो वो वर्ग है जो तमाम तरह की सुविधाओं से जो है वंचित था। तो हमारे गुरु महापुरुषों ने भी अपने मान स्वाभिमान और पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उस कर्म भूमि पे, उनकी जन्मभूमि पर जाके नतमस्तक होने में एक सुकून होता है। वहाँ से जो है, क्योंकि कहा जाता है कि इतिहास बल देता है, तो वो बल मिलता है और एक संकल्प जो है जो हमेशा दोहराया जाता है, जिसको याद रखा जाता है, उस संकल्प को भी दोहराने का मौका मिलता है। और अच्छा तो है, अपने लोगों से जुड़ाव होता है। तो मैं तो इसलिए आता जाता रहता हूँ कि जब ये काशीराम साहब की धरती है, इससे बल मिलता है। और मेरे लिए तो काशीराम साहब की जो धरती है वही जो है क्या नाम तीर्थस्थली है। तो मैं तो अपनी तीर्थस्थली को, अपने महापुरुष को नमन करने आता हूँ। अब ऐसा अगर आप राजनीति से जोड़ेंगे तो भी आपका स्वागत है और नहीं जोड़ेंगे तो भी आपका स्वागत है। मुझे अपना काम करना है, आप अपने जोड़ने के घटाने का काम करते रहिए। मैं अपना जो है, जो मेरी जिम्मेदारी है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो कर्ज है मेरे ऊपर, क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया अपने 4 बच्चों का, माननीय काशीराम साहब ने अपने पूरे जीवन का बलिदान दिया। तो उस बलिदान को मैं, उस कर्ज को उतारना चाहता हूँ, इसके लिए काम कर रहा हूँ। आखिरी सवाल, क्या साहब काशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। और मैंने कहा कि मांगने से तो इतने दिन से हमारे लोग मांग ही रहे हैं। मैं पुरजोर मांग करता हूँ कि केंद्र सरकार जो है माननीय काशीराम साहब को भारत रत्न दे। और अगर नहीं देती है तो जिस दिन हम लोग केंद्र की सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले माननीय काशीराम साहब के साथ साथ जो और भी बहुजन महापुरुष हैं, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिनमें छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, जिनमें संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, पेरे वल्लभ यादव, पेरे राम नायकर स्वामी, बिरसा मुंडा, उसके साथ बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, राम प्रसाद वर्मा जी, तमाम महापुरुष, बाबू मंगू राम सिंह मंगोवालिया, ऐसे जो हमारे युग पुरुष महापुरुष हुए, रहबर हुए, उनको सबको जो है भारत रत्न देने का, क्योंकि उन्होंने ये किया है, वो इसके हकदार है, देने का काम करेंगे। तो मैं तो माननीय काशीराम साहब को दिखाए पे अपना हाथ ऐसे रखना चाहता हूँ। लंबे समय से हमारा हाथ ऐसे ही तो इसलिए मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। और मुझे आशा उम्मीद है कि ये समाज भी आशावादी समाज है। हमेशा जो है ये जो है बहुत परेशानियों में भी वो रास्ता ढूंढ लेता है। तो ये समाज जो है अभी इतना जल्दी किसी एक नेता के कमजोर पड़ने से या रुक जाने से या रास्ता भटक जाने से इधर उधर नहीं होगा। ये फिर से अपनी लड़ाई तैयार करेगा, आंदोलन तैयार करेगा और जीतेगा।
और ताकत बनेगा और माननीय काशीराम साहब के अधूरे सपने को, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय दीना वाल्मीकि साहब के पूरे अधूरे सपने को पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।